नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गार्टनर कंपनी में इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो अगर गार्टनर आपकी एक ड्रीम कंपनी है और यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ गार्टनर, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है गार्टनर के साथ एंड यू वांटेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई किस तरह से किया था या फिर मुझे कॉल किस तरह से आई थी। तो मैंने एक्चुअली किसी को मेल किया था मुझे रेफर करने के लिए, तो उन्होंने मुझे गार्टनर में रेफर कर दिया। देन उसके बाद मुझे एचआर की तरफ से कॉल आ जाती है कि आपकी प्रोफाइल इस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए काफी ज्यादा मैचिंग लग रही है, तो क्या हम आपका कैंडिडेचर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे बेसिक स्क्रीनिंग क्वेश्चंस के बारे में उस दौरान पूछा कि आपकी करंट सैलरी कितनी है, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताओ, कब तक ज्वाइन कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे के सारे स्क्रीनिंग क्वेश्चन उन्होंने मुझसे उस दौरान पूछे। तो उसके बाद मैंने उनको पूरे के पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि इसमें मेजरली तुम्हारे 2 टेक्निकल डिस्कशंस होंगी और अगर तुमने वो दोनों टेक्निकल डिस्कशन क्लियर कर ली तो उसके बाद तुम्हारा एचआर डिस्कशन राउंड होगा। तो ये तीनों के तीनों राउंड होने वाले थे मेरे गार्टनर में, बट एक्चुअली मैं दूसरे राउंड के बाद रिजेक्ट हो जाता हूँ, तो मुझे उसके बाद इसका ऑफर लेटर नहीं मिलता। तो ये उसका पूरा का पूरा रिजल्ट था जो कि मुझे गार्टनर के इंटरव्यू प्रोसेस में फेस करने को मिला। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे उन दोनों टेक्निकल इंटरव्यूज में क्या क्या चीजें पूछी गई थी और मैंने उन क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल किया था या फिर आंसर किया था। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में। ये मुझे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट राउंड जरूर लगा था क्योंकि उन्होंने बेसिक चीजें बिल्कुल भी नहीं पूछी थी। इतने ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने उस दौरान पूछे थे कि इंटरव्यू के बाद मुझे भूल भी गई कि उन्होंने पूछा क्या था। मतलब ऐसा चल रहा था कि अगर उन्होंने कुछ भी एक चीज पूछी ना तो उसके बीच उन्होंने 3-4 क्वेश्चन उसी के दौरान पूछते ही रहते थे और इसमें उन्होंने मुझसे बेसिक चीजें बिल्कुल भी नहीं पूछी। टप्पल क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, डिक्शनरी क्या है, डाटा टाइप से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चनिंग नहीं की गई थी। थोड़े हायर लेवल की तरह उन्होंने क्वेश्चन सब कुछ पूछे थे कि तुमने इस चीज को अपने प्रोजेक्ट में किस तरह से इंप्लीमेंट किया था, उनके बारे में बताओ। तो बिल्कुल भी इजी राउंड नहीं था। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक्चुअली अपने बारे में मुझे अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा। तो जो भी मैंने उस दौरान बेसिक इंट्रोडक्शन तैयार करके रखी थी मैंने उनको उन सब चीजों के बारे में उसी दौरान बता दिया। देन उसके बाद तो मुझसे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में ही सब कुछ पूछा। पूरा का पूरा इंटरव्यू मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन में प्रोजेक्ट पर ही फोकस किया गया था कि तुमने किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, किन किन डोमेन्स में काम किया है, तुम्हारी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में, उन सब चीजों के बारे में बताओ। तो मान लो कि मैं अगर कोई भी उनको एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता था तो उसके ऊपर उनके बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग हो जाती थी। प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकता और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में भी थोड़ा बहुत नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, मैं आपको ये कहूंगा जब भी आपका कभी भी गार्टनर पे इंटरव्यू हो तो आप ज्यादा फोकस अपने प्रोजेक्ट में ही कीजिएगा कि जब भी आप कुछ भी उनको प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्सप्लेन करने लग पड़ो तो ये चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि उस पर कुछ भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो जो भी आप बोलो एकदम कॉन्फिडेंट होकर ही बोलो और जो भी चीजें आप बताओ तो इस तरह से बताओ कि आपको उसके बारे में प्रॉपर्ली नॉलेज हो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एपीएस के बारे में पता है, तो मैंने कहा हाँ एपीएस के बारे में पता है। तो उन्होंने कहा कि किस तरह की तुमने एपीएस डेवलप की हैं, अपने प्रोजेक्ट में किस तरह की एपीएस बनाई हैं उनके बारे में बताओ। तो जिस भी तरह से मैंने अपने प्रोजेक्ट में पोस्ट, पुट, गेट और डिलीट के वो यूज किया था मैंने उनको वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी के बारे में एक्सप्लेन करके बताया। तो उन्होंने कहा कि मान लो कि तुम्हारे पास अगर ऐसे सिनेरियोज है कि जिसमें कोई एक यूजर है उसने कुछ इनपुट आपको दे दी, तो सबसे पहला स्टेप तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी अप्रोच क्या होगी। तो मैंने उनको ये चीज बोली कि सबसे पहले तो जो उन्होंने इनपुट दी है मैं ये चीज चेक करूंगा कि वो उनकी इनपुट वैलिड है भी या नहीं। मान लो कि अगर हमें कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स चाहिए और वो फील्ड उन्होंने प्रोवाइड नहीं की या फिर उस फील्ड में उन्होंने गलत डाटा डाला हुआ है, तो मैं सबसे पहले उन्हीं फील्ड को चेक करूंगा और उसके बाद उसी के रिस्पेक्टिव में एरर भी थ्रो कर दूंगा। तो ऐसे सारे सिचुएशनल क्वेश्चन उन्होंने एपीएस के बेसिस पे भी पूछे। देन उनका अगला क्वेश्चन था, डू यू नो एनीथिंग अबाउट रेडिस, और अगर पता है तो क्या तुमने कभी यूज किया है। तो उसमें मैंने उनको बताया कि हाँ मुझे पता है रेडिस क्या होता है और मेजॉरिटी मैं उसको कैशिंग पर्पस के लिए यूज करता था अपने प्रोजेक्ट में। तो मैंने उनको वो सब सिनेरियोज के बारे में एक्सप्लेन करके बताया। देन उन्होंने कहा कि हैव यू एवर यूज जेंगो ओआरएम, और कल को मान लो कि हम जेंगो ओआरएम को यूज नहीं करते तो उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है या फिर जेंगो ओआरएम के क्या क्या फायदे होते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में बताओ। तो उसमें मैंने सबसे पहले उनको जेंगो ओआरएम के बारे में बताया कि ये होता क्या है। तो उसमें मैंने उनको ये बताया कि कभी भी मान लो कि हमें डेटाबेस से रिलेटेड कुछ भी चीजें क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो जेंगो हमें ये ओआरएम प्रोवाइड करता है कि हम उसकी हेल्प से ये सब चीजें कर सके। इसका फायदा ये होता है कि मान लो कि अगर कल को हमारा कोई भी डेटाबेस चेंज हो जाता है, मान लो कि आज हम MySQL
एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं, कल को हम पोस्ट एसक्यूएल यूज़ कर रहे होंगे, तो हमें कुछ भी क्वेरीज में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। Django ORM की क्वेरीज सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उनको ड्रॉबैक में ये चीज़ बताई कि इसका ड्रॉबैक ये होता है कि ज़्यादा कंप्लेक्स क्वेरीज के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते और ये एसक्यूएल क्वेरी से थोड़ी स्लो होती हैं। देन उनका अगला क्वेश्चन था, व्हाट आर द API स्टैंडर्ड्स दैट यू यूज़ इन योर कंपनी। तो मैंने कहा कि हम जेसन फॉर्मेट में करते हैं, मतलब या फिर रेस्ट एपीआईज को यूज़ करते हैं, लेकिन वो इस आंसर से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि एपीआईज का स्टैंडर्ड कौन सा है जो तुम यूज़ करते हो। तो मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था कि इसको बोलना क्या है, या फिर मुझे इन दी एंड तक भी ये चीज़ पता नहीं चली कि इसका आंसर क्या देना है। तो इसमें मैंने उनको डायरेक्टली एंड में ये चीज़ बोल दी कि मुझे नहीं पता। देन उनका अगला क्वेश्चन था कि तुम अपनी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताओ जो तुम करंटली अपने प्रोजेक्ट में कर रहे हो। तो सबसे पहले मैंने उनको थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट के बारे में बताया। तो उसके बाद मैंने उनको ये चीज़ बताई कि मैं डेली के बेसिस पे क्या करता हूँ। सुबह जब मेरी एक स्प्रिंट मीटिंग होती है तो उसके बाद पूरा का पूरा सर्कल में मैं क्या चीज़ें करता हूँ, मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में बताया। देन उनका अगला क्वेश्चन था, हैव यू एवर डिप्लॉयड एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा हाँ, जो भी मैंने प्रोजेक्ट डिप्लॉय किए थे AWS सर्वर पर या फिर उबंटू सर्वर पर, तो मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में बताया कि किस तरह से हम सारा का सारा प्रोसेस फॉलो करते थे। उसके बाद मैंने उनको डॉकराइजेशन के बारे में बताया, जेनकिंस के बारे में बताया, CI/CD पाइपलाइन के बारे में बताया कि किस तरह से ये सारी की सारी फंक्शनलिटी मैंने यूज की थी अपने प्रोजेक्ट में। देन उनका अगला क्वेश्चन था, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट AWS, Azure, EC2, Lambda। तो जो भी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था इन सब चीज़ों के बारे में, मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में बताया। Azure में मैंने एक्चुअली ओथ टू ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट की हुई थी, तो मैंने उनको उसके बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा बताया। तो उन्होंने भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी। देन उनका अगला क्वेश्चन था, हाउ यू क्रिएट अ पर्टिकुलर इमेज इन डॉकर। तो डॉकर में मैं जो भी स्टेप्स लिखता था, मैंने उनको उस दौरान वो सारे के सारे स्टेप के बारे में बताया कि डॉकर फाइल एक होती है जिसमें हमें सारी की सारी कमांड लिखनी पड़ती है। उसके बाद अगर हम इसको रन करते हैं तो हम इससे डॉकर इमेज तैयार कर सकते हैं। और अब अगर मैं कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो इसमें मुझसे 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे और एक एसक्यूएल क्वेरी लिखने के लिए बोला गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले कोडिंग क्वेश्चन के बारे में, जो कि डेकोरेटर के बेसिस पे था। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि डेकोरेटर क्या होते हैं, तो मैंने उनको ये प्रॉपर डेफिनेशन उसी दौरान एक्सप्लेन करके बताई। देन उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके बेसिस पे एक प्रोग्राम लिख कर दो। तो मैंने ये सारा का सारा प्रोग्राम उनको उस दौरान लिख कर दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें ये रन नहीं करना, इससे पहले मुझे बताओ कि सारा का सारा कंट्रोल किस तरह से चलेगा। तो रन करने से पहले ही मैंने उनको वो सारा का सारा कंट्रोल बताया कि यहाँ से कंट्रोल यहाँ जाएगा वगैरह वगैरह। ये सारा का सारा कंट्रोल मैंने उनको एक्सप्लेन करके बताया। उसके बाद जो भी मैंने बताया था वो सारा का सारा आउटपुट में भी मेरे को देखने को मिल गया था। देन उसके बाद उनका दूसरा क्वेश्चन था कि उन्होंने प्रॉपर एक लिस्ट दी हुई थी और उनमें नंबर डिफाइन किए हुए थे और मुझे कहा था कि इनको तुम्हें पेयर फाइंड करने हैं जिसमें इनका टोटल 6 आ रहा हो। तो उसके लिए मैंने उनको ये वाला प्रोग्राम लिखकर दे दिया था। देन एसक्यूएल क्वेरी की अगर मैं बात करूं तो एसक्यूएल क्वेरी में उन्होंने मुझसे पूछा था, फाइंड द मैक्सिमम सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो उसके लिए मैंने उनको ये वाली क्वेरी लिखकर दे दी थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में पूछे गए थे। उसके अगले ही दिन मुझे कॉल आ जाता है एचआर की तरफ से कि आपका ये फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर हो गया है और अभी आपका सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा। तो उसके एक्चुअली 3 या 4 दिन के बाद मेरा सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल किया गया था। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में। ये राउंड मेरा वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू मुझे लगा था, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही थी। दो इंटरव्यूअर थे जो मुझसे दोनों साइमल्टेनियसली चीज़ें पूछ रहे थे। कभी पहला इंटरव्यूअर पूछ रहा था, कभी दूसरा इंटरव्यूअर पूछ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इस दौरान हुई कि मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने इस दौरान पूछे। और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ रहे थे, एकदम डेप्थ में हर चीज़ में जा रहे थे कि तुमने क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं, किस तरह से की हैं, उनको कैसे की हैं, क्यों की हैं, ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने उस दौरान पूछा। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा। तो एक्चुअली मैंने इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे दिए थे कि मुझे अपनी वो रट चुकी थी अपनी प्रॉपर इंट्रोडक्शन किस तरह से देनी है। तो मैंने एकदम फ्लो में उनको वो सब चीज़ों के बारे में बताया, एकदम जल्दी जल्दी में वो सब चीज़ें निकल गई एकदम फ्लो में। तो वो भी हंसने लग पड़े। उन्होंने कहा कि यार तुमने कितने के इंटरव्यूज़ दिए हैं कि तुम्हारा इतना फ्लो ठीक जा रहा है कि तुमने जो भी चीज़ें बोली सब कुछ सही से बोली। तो मैंने कहा कि सर काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ हो चुके थे जिसके कारण निकल गए फ्लो में सब कुछ, लेकिन हाँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, अब हम प्रोसीड करते हैं फर्दर। तो उसके बाद दोनों ने मुझे एक्चुअली अपने बारे में थोड़ा बताया, अपने बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है तुम थोड़ा बहुत अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करके बताओ कि तुम करंटली किस प्रोजेक्ट में काम करते हो। तो मैं जो भी करंटली काम कर रहा था अपनी कंपनी में, तो मैंने उनको उन करंट प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करके बताया और मेरी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उनको उस दौरान उन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कौन कौन से थे। तो सबसे पहले ही उन्होंने मुझसे ये चीज़ पूछी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड कुकीज़।
तो मुझे भी इसका इतना ज़्यादा नहीं पता था कि किस तरह से इस चीज़ को एलैबोरेट करके बताना है। मुझे हाँ सेशंस के बारे में थोड़ा बहुत पता था, कुकीज़ को मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया था तो मैं उनको ये चीज़ नहीं बता पाया था, लेकिन हाँ सेशन के बारे में मैंने उनको ये सारी की सारी चीज़ें उसी दौरान एक्सप्लेन करके बता दी थी। देन उनका अगला क्वेश्चन सेशन के बेसिस पे ही था कि मान लो कि तुमने एक वेबसाइट तैयार की हुई है जिसको कोई यूज़र यूज़ कर रहा है, उसने किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, मान लो कि उसने 1 घंटे के लिए या फिर 2 घंटे के लिए उस पर्टिकुलर पेज में कुछ भी नहीं किया, आइडली बैठा हुआ है उसको ओपन करके, तो तुम उसका चाहते हो कि सेशन स्टॉप हो जाए, तो तुम उसको किस तरह से करोगे। देन उनका अगला क्वेश्चन था हाउ टू सेट द एक्सपायरी डेट इन जेंगो। देन उनका अगला क्वेश्चन था हैव यू एवर इम्प्लीमेंट द ऑथेंटिकेशन। तो मैंने कहा हाँ इंप्लीमेंट मैंने की हुई है, तो जो जिस तरह से भी मैंने इंप्लीमेंट की थी मैंने उनको वो सारे के सारे स्टेप उसी दौरान एक्सप्लेन करके बताए कि किस तरह से इंप्लीमेंट की थी। मैंने उनको बेरियर टोकन वाली ऑथेंटिकेशन के बारे में बताया था कि बेरियर टोकन हम यूज़ करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेरियर टोकन किस तरह से बनता है, तो क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत होती है। तो मैंने उनको बताया कि एक पासवर्ड चाहिए, एक यूज़र नेम चाहिए, उसके अलावा कि आप कौन सा कोड यूज़ कर रहे हो इसको कन्वर्ट करने के लिए वो चीज़ की ज़रूरत होती है। उनका अगला क्वेश्चन था हाउ विल यू इम्प्रूव द यूज़र ऑथेंटिकेशन। देन उनका अगला क्वेश्चन था हाउ मेमोरी इज मैनेज्ड इन पाइथन। तो मैंने उनको बताया कि पाइथन में सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं वो सारे हीप मेमोरी में जाकर स्टोर होते हैं, और उसके बाद मैंने उनको ये सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताया, और इन दी एंड मैंने उनको गार्बेज कलेक्टर के बारे में भी बताया। और बाद में मैं सिर्फ यही चीज़ रियलाइज़ कर रहा था कि मैंने उनको गार्बेज कलेक्टर के बारे में क्यों बताया, क्योंकि अगला ही क्वेश्चन उनका आ गया था हाउ वी विल फ्लश द मेमोरी इन पाइथन। इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, कि मुझे सिर्फ गार्बेज कलेक्टर के बारे में पता था, तो मैंने उनको वही सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करके बताया कि गार्बेज कलेक्टर से हम अगर चाहते हैं कि किसी भी वैल्यू को डिलीट करना है तो हम उन सब चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन वो इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने कहा कि कोई और वे बताओ, और वे के बारे में मुझे उस टाइम पे पता नहीं था। देन उनका अगला क्वेश्चन था हाउ टू चेक विच कंपोनेंट इज यूजिंग द हायर मेमोरी। तो वो मुझे एक्चुअली मैंने न्यूरेलिक पे ये सब चीज़ें की हुई थी, तो मैंने उनको न्यूरेलिक वाला सारा का सारा एक्सप्लेन करने लग पड़ा कि न्यूरेलिक में अगर हम इस चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन करके रखें तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन है कि जो इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, या फिर वो पर्टिकुलर फंक्शन कितना टाइम लेगा। तो हम वो सब चीज़ें देख सकते हैं कि कितना एक पर्टिकुलर फंक्शन मेमोरी भी ले रहा है या फिर कितना वो टाइम ले रहा है, तो हम न्यूरेलिक का यूज़ करके ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उनका अगला ही क्वेश्चन आ गया कि अगर हम न्यूरेलिक को यूज़ ना करें तो हम किस तरह से इस चीज़ को देख सकते हैं। तो मैंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इधर उधर ट्राई किया कि थोड़ा सा डॉच कर सकूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन इन दी एंड मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया कि सॉरी सर नहीं पता। देन उनका अगला क्वेश्चन था हाउ यू विल इम्प्लीमेंट द कैशिंग। तो जिस भी तरह से मैंने रेडिस का यूज़ करके कैशिंग अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट की थी, मैंने उनको वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में बताया था, तो इसमें उन्होंने एक्चुअली शुक्र है कुछ भी नहीं पूछा और ये क्वेश्चन आगे निकल गया। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय मिडलवेयर, हैव यू एवर क्रिएट कस्टम मिडलवेयर, किस तरह से सेटअप किया था उन सब चीज़ों के बारे में बताओ। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय GIL। तो GIL के बारे में मैंने उनको ये चीज़ बताई कि पाइथन में क्या होता है कि मल्टी थ्रेडिंग के कारण डेडलॉक काइंड ऑफ सिचुएशन आ सकती है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम GIL को यूज़ करते हैं। तो मैंने उनको ये सारी की सारी चीज़ें उस दौरान एक्सप्लेन करके बताई। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे 2 कोडिंग क्वेश्चन के बारे में पूछा और एक SQL क्वेरी के बारे में पूछा। फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि उन्होंने मुझे कहा कि एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड करके दो। तो उसमें क्या था कि मैंने उनको ये वाला कोड लिखकर दे दिया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे एग्जैक्टली फार्मूलाज नहीं याद, तो मैं उसको नहीं लिख पा रहा। मुझे अगर आप बता दो कि पर्टिकुलर पॉलीगन का क्या फॉर्मूला होता है, या फिर मुझे सर्च करने दीजिए तो मैं उसको आसानी से लिख सकता हूँ। उस टाइम पे मुझे पॉलीगन का फॉर्मूला एकदम भूल गया था, जिसके कारण मैंने उनको ये वाला आंसर ही लिख कर दे दिया। मैंने कहा कि अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे तो रिजल्ट हमें मिल सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी सर्च करने नहीं दिया, और उसके बाद उन्होंने भी नहीं बताया कि पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है। उनका अगला क्वेश्चन था कि क्रिएट द इनफाइनाइट फिबोनाची सीरीज बाय यूजिंग अ जनरेटर। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने पहले भी किया हुआ था किसी और इंटरव्यू में, तो इस दौरान मैंने ये सारा का सारा कोड उनको उसी दौरान लिखकर दे दिया। और उसके बाद मैंने उनको कहा कि जितने भी आप नेक्स्ट यूज करोगे उसी तरह से हम इसकी वैल्यूज को निकाल सकेंगे। तो ये वाला सारा का सारा कोड मैंने उनको उस दौरान लिखकर दे दिया। अब बारी थी SQL के बेसिस पे। तो उन्होंने मुझे 2 टेबल दे दिए थे, कुछ वैल्यूज दे दी थी ID दोनों में। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर दोनों में हम इनर ज्वाइन लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आउटर ज्वाइन लगाएंगे क्या रिजल्ट आएगा, लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने मुझसे उस दौरान ये सब चीजें पूछी। इसी तरह से और भी बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे जो कि मुझे इंटरव्यू के बाद भूल गए, या फिर मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या क्या चीजें पूछ ली। लेकिन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट राउंड मुझे ये वाला लगा, और मुझे भी पता चल गया था कि मैं उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहा। उसके 2 या 3 दिन के बाद ही मुझे HR की तरफ से फीडबैक आ जाता है कि आप इस राउंड से शॉर्टलिस्ट नहीं हुए और हम आपको फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो ये सारा का सारा इंटरव्यू प्रोसेस था जो कि मुझे गार्टनर में देखने को मिला था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस या फिर मेरा काम अच्छा लगता हो तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं।
धन्यवाद।